In this video, we are going to learn OECD Principle of Corporate Governance. अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि OECD क्या है। OECD क्या है ये पढ़ते हैं और उनके प्रिंसिपल OECD के प्रिंसिपल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब ये OECD के प्रिंसिपल ये स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। OECD एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में ऐसा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब यूरोपियन कंट्रीज की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, खस्ता हालत थी। वार की वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब थी, बिजनेस ठप पड़े थे, नए बिजनेस ग्रो नहीं हो रहे थे और फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका को अप्रोच किया फाइनेंस के लिए, फंड के लिए। जब फाइनेंस के लिए या फंड के लिए अमेरिका की तरफ अप्रोच किया यूरोपियन कंट्रीज ने, तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है मैं तो फंड प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपके पास क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आगे, तो मुझे प्लान बताइए। तो इनिशियली सभी यूरोपियन कंट्रीज ने साथ में आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अर्लियर इसके पहले OECD के पहले वो ऑर्गेनाइजेशन थी OEEC। अब OEEC का लॉन्ग फॉर्म ये है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो जिसमें बिजनेस प्लान और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस फ्यूचर प्लान्स के लिए एक अच्छा प्लान उसमें अच्छा प्लान उसमें सेटअप था, या अच्छे प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंट्स था। वो डॉक्यूमेंट, ये अच्छा प्लान यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका को प्रेजेंट किया और तब अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया। तो ये अर्लियर इट वाज OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसको इट वाज रिप्लेस्ड बाय OECD 1961 में। इसको OECD के नाम से रिप्लेस किया गया, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट करती क्या है, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए सजेस्ट करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में ये अपनी राय देती है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। इट इज intergovernmental organizations serve the interests of world most developed economic countries। अब इसमें कुछ डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 35 डेवलप इकोनॉमिक कंट्रीज है OECD में। और ये एक इंटर गवर्नमेंट मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज की गवर्नमेंट ने साथ में आके ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है। इसमें रिसेंटली 35 इकोनॉमिक डेवलप कंट्रीज काम करते हैं एज ए मेंबर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और इंग्लिश। दिस इज ऑल अबाउट OECD। अब पढ़ते हैं OECD प्रिंसिपल। OECD के देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ OECD। प्रिंसिपल 1, पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब इसका मतलब क्या है, जैसे OECD के 6 प्रिंसिपल है, 6 में से पहला प्रिंसिपल है कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस corporate governance should include transparency, efficiency, consistency, working system and clear delegation of authority and responsibility। तो OECD का पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए, इट शुड सर्व एज ए इफेक्टिव कॉर्पोरेट
गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू द कंपनी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होती है, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे कंपनी कोई भी डिसीजंस लेती है या नए डिसीजंस लेती है, नई जगह इन्वेस्ट करती है, ऐसे जो भी डिसीजंस लेती है वो डिसीजन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए उनके वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर में। वर्किंग सिस्टम इफिशिएंट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वर्किंग सिस्टम इफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर फॉर सक्सेसफुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वर्किंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियर होनी चाहिए। मैनेजमेंट की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियर होनी चाहिए। और अदर स्टेक होल्डर्स की अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्लियरली डिफाइन चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। दैट मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी सर्व एज ए बेसिक फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। पहला प्रिंसिपल हो गया। सेकंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शंस। अब सेकंड ओईसीडी प्रिंसिपल में स्टेक होल्डर्स और ओनरशिप के बारे में बोला गया। अब किसी भी कंपनी में ओनर्स या स्टेक होल्डर्स बोलो या ओनर्स बोलो, जो भी स्टेक्स होल्ड करके रखते हैं कंपनी का, जो मैक्सिमम स्टेक्स हो या मिनिमम स्टेक हो या सिंगल स्टेक हो या सिंगल शेयर हो, वो शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंपनी का। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस ऐसा फैसिलिटेट्स चाहिए, ऐसा चाहिए कि उसमें प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने वाला, शेयर होल्डर्स के राइट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कॉरपोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। थर्ड, द थर्ड प्रिंसिपल इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स। मैंने ऑलरेडी बोला है कि शेयर होल्डर्स इज सेंट्रल टू द सिस्टम। अब शेयर होल्डर सेंट्रल होता है, इन्वेस्टर होता है, ओनर होता है कंपनी का। तो शेयर होल्डर्स को इक्विटेबल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, जैसे ओनर्स जो है, जो इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी को, जो कंपनी लॉन्च करते हैं, सेटअप करते हैं, बहुत बार ये होता है कि मैक्सिमम शेयर्स, सपोज 60% शेयर्स एक ही पर्सन के और 40% शेयर अलग अलग पर्सन्स के हो, इंडिविजुअल पर्सन्स के हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हो, कोई इंस्टीट्यूट ने उस कंपनी के शेयर परचेज किए। अब बड़े शेयर होल्डर्स से लेके छोटे शेयर होल्डर्स तक के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मतलब जितनी इक्विटेबल ट्रीटमेंट बड़े शेयर होल्डर्स को मिलती है, सिंगल या कम शेयर जिसके पास हो, उनको भी इक्विटेबल ट्रीटमेंट उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी बड़े शेयर होल्डर्स को मिलती है। अपॉर्चुनिटी भी जितनी बड़े शेयर होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वही सेम अपॉर्चुनिटीज छोटे शेयर होल्डर्स को भी मिलनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है। फोर्थ प्रिंसिपल द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शेयर होल्डर्स के अलावा जो अदर स्टेक होल्डर्स है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है कॉर्पोरेट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अटैच होने के पीछे, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, सप्लायर्स, वर्कर यूनियन, या फिर अदर जो भी स्टेक होल्डर्स हो, वो स्टेक होल्डर्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। उनके उनको कोऑपरेट भी करना चाहिए कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन में, इस डायरेक्शन में उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। और इंश्योर होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन इन द वर्किंग सिस्टम। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें इंश्योर हो कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हो, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या कंपनी के कुछ अदर इश्यूज में उनको डायरेक्ट राइट मिलने चाहिए, उनको अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी
स्टेक होल्डर्स को, और उनके राइट भी प्रोटेक्ट होने चाहिए बाय मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? स्टेक होल्डर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने वाले राइट्स होने चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब फिफ्थ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी सिंपल है, इट इज ऑल रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स को यही चाहिए कंपनी फेयर रहे शेयर होल्डर्स के साथ, और शेयर होल्डर्स को ईयरली या जो भी इंटरेस्ट है उनका उनका इंटरेस्ट है, रिटर्न डिविडेंड उनको प्रॉपरली मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर कंपनी के वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर पे पब्लिश होनी चाहिए कि कहाँ एक्सपेंसेस हुए, कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया, कंपनी ने एम्प्लॉय की सैलरी कितनी दी है, कंपनी ने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया। ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब डिस्क्लोजर्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। मीन्स कॉरपोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि उसके थ्रू शेयर होल्डर्स को सभी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे कंपनी, और वो सभी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट। द लास्ट प्रिंसिपल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, बोर्ड का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है, शेयर होल्डर्स जो है, स्टेक होल्डर्स जो है, वो बोर्ड के ऊपर हर एक डिसीजन के लिए या फिर रिजल्ट के लिए या रिटर्न्स के लिए बोर्ड पे डिपेंड रहती है। तो बोर्ड कैसा होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर डिफाइन होनी चाहिए, उनकी गाइडलाइन क्लियर डिफाइन होनी चाहिए, वो किस चीज के लिए आंसरेबल रहते हैं या रहने चाहिए, वो हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अथॉरिटीज है, वो क्लियर होना चाहिए, बोर्ड का रोल क्या है वो क्लियर होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। These are all 6 principle of OECD principle of corporate governance. Thank you.